मोदी का सीक्रेट एजेंडा, इंडिया में तनाव बढ़ा। और ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। भारत पर महाभारत, देश में छिड़ी नई बहस। जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए। सनातन के बाद हिंदू, कांग्रेस का केंद्र बिंदु। दुनिया के इतिहास में कई धर्मों की उत्पत्ति का जिक्र है। हिंदू धर्म कब आया और इसे किसने बनाया? हे भगवान, कुत्ते ने काटा, चली गई जान। तो तेज रफ्तार 40 खबरों के बाद अब वक्त 4 बड़ी खबरों की डिटेल पड़ताल का हो गया है। कौन कौन सी खबरें जिस पर आज हम बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले संसद के विशेष सत्र को लेकर छिड़े हुए घमासान की बात होगी। विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है। इसके बाद दूसरी खबर में बात करेंगे इंडिया और भारत के नाम पर छिड़े सियासी महाभारत की, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तेज होती हलचल की भी। तीसरी खबर हर मां बाप के लिए जरूरी है, बताएंगे आपको कि कैसे एक परिवार का शौक दूसरे परिवार के लिए शोक का सबब बन गया है। और आज की चौथी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरीके से यात्रा कर रही है, चुनावी तैयारियां कर रही है, उसको लेकर बात हम करेंगे। तो देखिए, हर खबर पर चप्पे चप्पे से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ तैनात हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर उनके पास अंदर की जानकारी क्या है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संसद का स्पेशल सेशन और मोदी के सीक्रेट से विपक्षी खेमे में आखिर किस बात की टेंशन है इतनी ज्यादा, उस पर बात करेंगे। नीरज पांडे हमें बताएंगे कि इंडिया और भारत पर जारी सियासी महाभारत का अध्याय आखिर कहां जाकर खत्म होगा। इसके बाद अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, बताएंगे, बात उनसे करेंगे, कुत्तों से प्यार ने किसकी मुसीबत बढ़ाई और किसे कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर किसने पथराव किया, अब सियासत कैसे तेज हो गई है, इस पर बात करने के लिए ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है संसद के विशेष सत्र से जुड़ी हुई, जिस पर देखिए घमासान जो है वो लगातार जारी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, बिना चर्चा के सत्र बुलाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की जा रही है। किसानों, मणिपुर पर भी चर्चा की मांग इस पत्र में की गई है। तो बिना चर्चा के सत्र बुलाने पर विपक्ष की तरफ से सवाल पहले ही उठाया जाता रहा है और अब सोनिया गांधी ने इसी को लेकर एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे, जिसमें किसानों का मुद्दा भी है, मणिपुर का भी मुद्दा है, और इन तमाम मुद्दों को उसमें लिखा गया है कि चर्चा होनी चाहिए इन तमाम मुद्दों पर। तो देखिए, संसद का स्पेशल सत्र, इसमें होगा क्या, मोदी के सस्पेंस के चलते विपक्ष आखिर टेंशन में क्यों है, कयास और जुबानी जंग जो है इसे लेकर वो तेज हो चली है। ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उपलब्धि के नाम पर इनके पास 0 सन्नाटा है, तो स्वाभाविक है जनता के मुद्दे और महत्वपूर्ण होंगे तब ना आप उस पर बहस करिएगा। 5 दिन का एक स्पेशल सत्र कॉल किया गया जिसके बारे किसी को जानकारी नहीं है। आपको इतना डार्क में क्यों रखना है, सबको सार्वजनिक कीजिए। तो आखिर इसका एजेंडा क्या है, स्पेशल सेशन बुलाया क्यों गया, इसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि बताइए आप आखिर आपने राय मशविरा विपक्ष से क्यों नहीं किया। लेकिन इस स्पेशल सेशन से विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, ये जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विशेष सत्र कब, 18 सितंबर से यह विशेष सत्र जो है वो शुरू होगा और इसी में आखिर क्या होना है, ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है। 5 दिनों का यह सत्र है, 18 सितंबर को शुरू होगा और अगले 5 दिनों तक विशेष सत्र चलेगा, जिसको लेकर सवाल पूछ रहा है विपक्ष। अब तक आखिर इसमें होना क्या है, यह साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि अटकलों का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस विशेष सत्र में हो सकता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। यह जरूर कहा गया है कि यह अधिकार है। वन नेशन और वन इलेक्शन,
इस पर चर्चा, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि हो सकता है सरकार के इस विशेष सत्र के पीछे का जो एजेंडा है वो यही हो, वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरीके से कहा जा रहा है। इंडिया का नाम भारत किया जाएगा क्या, इस पर भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि इस सत्र में क्या ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है और यही सत्र में चर्चा का विषय रहेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर फिलहाल कयास है, अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और कई मुद्दे उसमें लिखे गए हैं और वो चाहती हैं कि इस पर चर्चा हो, इसे लेकर बाकायदा एक पत्र लिखा गया है सोनिया गांधी की तरफ से। देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की मांग सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। इस पत्र में इसका जिक्र किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। किसान संगठनों के साथ समझौते का जिक्र भी सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि आखिर बताया क्यों नहीं जा रहा है। अडानी समूह के मामले में जेपीसी की मांग भी की गई है, जातीय जनगणना कराने की मांग भी की गई है। ये एक एक करके वो हम आपको बता रहे हैं जो पत्र में है। संघीय ढांचे पर हमला, ये आरोप पहले ही लगाया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से। प्राकृतिक आपदा के प्रभाव पर भी वो चाहती हैं कि इस विशेष सत्र में चर्चा हो। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे चिट्ठी में लिखकर प्रधानमंत्री से मांग की है। चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर विपक्ष चाहता है कि इस पर भी चर्चा सत्र के दौरान हो। आगे सांप्रदायिक तनाव जो देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है, इस पर भी मांग की जा रही है कि चर्चा होनी चाहिए इस विशेष सत्र के दौरान जो 5 दिनों तक चलेगा। मणिपुर हिंसा, एक बार फिर से मणिपुर हिंसा को लेकर देखा किस तरीके से संसद की कार्यवाही लगातार जो है वो प्रभावित होती रही और इसी पर एक बार फिर मांग की जा रही है सोनिया गांधी की तरफ से कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विशेष सत्र से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कैसे, वो आपको जल्दी से इस बड़ी खबर के जरिए बताते हैं। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। दिल्ली में पवार के घर पर रणनीति बनाई जाएगी। तो विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाने में भी विपक्ष अब जुट गया है। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक जो दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर होगी और इसमें यह तय होगा कि आखिर इस विशेष सत्र को लेकर क्या रणनीति तय होती है विपक्ष की। बड़ी खबर है इसको लेकर। तो देखिए, एक तरफ तो तैयारी सरकार की भी है, विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं दिखाई दे रहा। विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक और इसमें यही तय होगा कि आखिर क्या एजेंडा विपक्ष की तरफ से रहने वाला है, क्या रणनीति उसकी तय होने जा रही है। तो 13 सितंबर को ये बैठक, ये मीटिंग होगी दिल्ली में शरद पवार के घर पर। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल है वो भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। कौन कौन से वो नाम हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी पहली बैठक होने जा रही है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, उधर संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन और फिर इसके अलावा डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। ये वो चेहरे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और बैठक पहली जो होने जा रही है 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर, यही तमाम वो चेहरे होंगे, यही वो लोग होंगे विपक्ष के जो एक रणनीति बनाने पर विचार करेंगे कि आखिर इस विशेष सत्र में विपक्ष किस रणनीति के तहत आगे जाएगा और जो भी फैसला सरकार की तरफ से होता है, क्योंकि अभी वो साफ नहीं हो पाया है, उस पर विपक्ष किस तरीके से अपना पक्ष रखेगा। ये वो चेहरे जो कमेटी में शामिल हैं और यही तमाम लोग शामिल होंगे। जब मीटिंग होगी देखना होगा कि आखिर विपक्ष की तरफ से क्या तय होता है, क्या रणनीति बनती है, क्या एकमत, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं ये, लेकिन अब ये एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और इसी को लेकर नजर भी बनी रहेगी कि आखिर विपक्ष की तैयारी क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारत नाम के विवाद पर सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रियों को हिदायत, भारत इंडिया विवाद पर ना बोलें। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नसीहत दी गई है। भारत नाम के विवाद पर सूत्रों से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को यह हिदायत दी है, यह नसीहत दी है कि भारत इंडिया विवाद पर ना बोलें, यानी किसी भी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए जो विवादित हो जाए आगे जाकर। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफ संदेश है, यह हिदायत है। भारत नाम के विवाद पर जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह नसीहत अपने मंत्रियों को।
और देखिए, क्या देश का नाम इंडिया से भारत होगा, इस पर भी देश भर में चर्चा हो रही है। साथ ही इसको लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सुन लेते हैं। इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारे देश में। मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। मोदी जी को तो मैं बधाई देता हूं। जो जुल्म और जुर्म हमारे देश की पहचान के साथ हुआ था, हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ हुआ था, उसको वो करेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुलामी से मुक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनके पुरखों ने, संगठनों ने अंग्रेजों का साथ दिया है, आज वो हमें ये समझा रहे हैं। भारत नाम धारण करने से खंडित हो जाएगा, ऐसा पागल जैसा प्रलाप करना बिल्कुल शोभनीय नहीं। भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया या भारत, बात भले ही एक हो, लेकिन इसे लेकर इस वक्त सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इंडिया और भारत पर ये जो मचा हुआ घमासान है, ये कहां जाकर खत्म होगा फिलहाल समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसे समझने के लिए हम नीरज का रुख जरूर कर लेते हैं, क्योंकि नीरज, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को यह नसीहत दी है कि इस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे। मतलब वो नहीं चाहते कि यह विवाद आगे बढ़े। देखिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि सरकार के किसी मंत्री या किसी नेता के बयान से कोई बात आगे बढ़े या कोई विवाद खड़ा हो, क्योंकि G20 में पूरी दुनिया के मेहमान आने हैं और ऐसे समय पे ये इस तरह के विवाद को तूल नहीं देना चाहते, इस तरह के विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। देखिए, जो सरकार को करना है वो अपने हिसाब से कर ही रही है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का प्लान उन्होंने तैयार किया, उन्होंने इंडिया की जगह में भारत लिखना शुरू कर दिया, भारत बोलना शुरू कर दिया। उनके मंत्रियों ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, उनके सांसदों ने अपने प्रोफाइल में इंडिया की जगह में भारत लिख दिया। खुद देश के प्रधानमंत्री एज ए डेलीगेट कहीं इंडोनेशिया की जो अभी जिसमें गए समिट में, उस समिट में शामिल होने जब गए तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल होने गए। देश की राष्ट्रपति जो सरकार की कस्टोडियन है, जब वो पत्र जब किसी को अपने डिनर में इनवाइट कर रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि सरकार अब इंडिया की बजाय भारत पर जोर देने की जोर दे रही है कि भारत को ही प्रमुखता से रखा जाए। इसके लिए किसी कानून लाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए किसी तरह का आदेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संविधान में खुद ही वो अंकित है। और ज़्यादातर मंत्रियों ने इस बात को दर्शाया है कि संविधान में खुद ही अंकित है कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो जब भारत ऑलरेडी संविधान का शब्द है तो उसी को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए बगैर इसके बजाय कि इंडिया का। तो प्रधानमंत्री का जो कहना था, प्रधानमंत्री का जो संदेश था, यही था कि आप लोग इस विवाद में ना फंसे। कोशिश भले ही सरकार कर रही हो नीरज, लेकिन इसी नियत पर सवाल उठाता हुआ दिख रहा है विपक्ष, जो ये कह रहा है कि क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया इसलिए सरकार को दिक्कत हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, सनातन के बाद अब हिंदू धर्म पर घमासान शुरू हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। सनातन धर्म के बाद अब हिंदू धर्म पर घमासान। कर्नाटक के गृह मंत्री जिन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया इसको लेकर, और उस पर अब बखेड़ा शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, कहां से आया हिंदू धर्म? जी परमेश्वर है कर्नाटक के गृह मंत्री, जिन्होंने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया और पूछ रहे हैं कि कहां से आया, कौन लाया, नहीं पता। तो सनातन धर्म और अब उसके बाद हिंदू धर्म पर भी सवाल खड़े करते हुए जी परमेश्वर ने एक नए विवाद को या फिर उस विवाद को आगे बढ़ाते हुए यह बयान दे दिया है। दुनिया के इतिहास में कई धर्मों की उत्पत्ति का जिक्र है। हिंदू धर्म कब आया और इसे किसने बनाया? हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की? ये आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में बाहर से आए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं। रविकांत, कल तक तो सनातन पर विरोध जिस तरीके से हो रहा था उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, और जी परमेश्वर एक कदम आगे बढ़ते हुए अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं हिंदू धर्म के। देखिए,
जो साउथ इंडिया की राजनीति है, अगर उसके रेफरेंस में देखें तो जी परमेश्वर का ये बयान साउथ इंडिया की पारंपरिक राजनीति का एक हिस्सा है। वहाँ पर हिंदू धर्म का मायने राजनीति में थोड़ा अलग तरह से लिया जाता है। वहाँ पर इसको ब्राह्मणवाद से जोड़ करके देखा जाता है और जातियों की जकड़न से जोड़ करके देखा जाता है। और जी परमेश्वरन का ये बयान दरअसल जातियों की जो राजनीति है उससे प्रेरित है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु से बयान आया था स्टालिन के बेटे का, वो भी जाति की जकड़न से संबंधित जो राजनीति वहाँ होती है, पिछड़ों और दलितों को अपने खेमे में करने का जो ख्वाहिश है कांग्रेस और विपक्ष की, उसको देखते हुए ये बयान लगातार आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लिया जा रहा है, सनातन का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, आप रविकांत हमारे साथ रहिए। हम लगातार इस पर अपना जो भी अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं आप लोगों के जरिए। और अब आपको राजा भैया पर एक बहुत बड़ा खुलासा बता देते हैं। सीबीआई के गवाह को राजा भैया से खतरा है। टीवी पर पहली बार खाद्यान्न घोटाले का गवाह सामने आया और एबीपी न्यूज पर स्टार विटनेस राजीव यादव ने घोटाले की एक्सक्लूसिव जानकारी भी एबीपी न्यूज को दी है। राजा भैया से जान का खतरा बता रहे हैं राजीव यादव। उमेश पाल जैसा हश्र हो सकता है मेरा, ये राजीव यादव की तरफ से कहा गया है। राजा भैया सर्विलांस करा रहे हैं। घोटाले के 100 करोड़ राजा भैया के पास गए, ये भी आरोप लगाया है राजीव यादव ने। राजीव यादव के पास राजा भैया के सिग्नेचर वाली नोटशीट है। नोटशीट को राजीव ने सीबीआई को सौंप दिया है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई का रिसीट मेमो भी है। राजीव यादव पहली बार टीवी पर सामने आए हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें राजीव यादव दावा कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का घोटाला। और अब उनका यह कहना है कि उन्हें राजा भैया से धमकियां मिल रही है। खाद्यान्न घोटाले की आंखों देखी गवाही कैमरे पर, और पहली बार राजीव यादव किसी टीवी पर सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास सीबीआई को जो उन्होंने तमाम दस्तावेज सौंपे हैं, नोटशीट, जिस नोटशीट का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस पर बताया जा रहा है राजीव यादव की तरफ से कि राजा भैया के सिग्नेचर मौजूद है उस नोटशीट पर, जिसे राजीव यादव ने सीबीआई को सौंपा है। लेकिन अब इसमें वो अपनी जान का खतरा और ये सीधे सीधे कहते हुए कि राजा भैया की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही है। जरा आप ये घोटाला समझिए। देखिए, राजा भैया के पूर्व पीआरओ राकेश यादव के दावे के मुताबिक राजीव यादव जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितने करोड़ का घोटाला, देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला है। पहले आपको इस घोटाले के बारे में जरूरी जानकारी दे देते हैं, और इसी घोटाले से जुड़े हुए अहम गवाह है राजीव यादव जो ये कह रहे हैं। राजा भैया पर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपको एबीपी न्यूज पर हम दे रहे हैं। राजीव यादव की तरफ से कहा गया है कि जान का खतरा है उन्हें सीधे सीधे राजा भैया से। तो इस खबर पर हमने आपको ये बड़ी जानकारी दी है। अब जरा आपको हम घोटाले को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप सुनिए कि राजीव यादव एक्सक्लूसिव बयान में क्या क्या कह रहे हैं, जिसमें राजीव यादव ने यह दावा किया है कि उनका हश्र उमेश पाल जैसा हो सकता है, क्योंकि राजा भैया उनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जरा सोचिए, सीबीआई का स्टार विटनेस कितना डरा हुआ है और क्या क्या आरोप राजा भैया पर लगा रहा है। तो सीबीआई के विटनेस हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि राजा भैया से आपको खतरा है। सीबीआई के विटनेस को राजा भैया क्यों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे? फिर तो बात उन्हीं पे आ जाएगी। विटनेस तो उमेश पाल भी किसी का था इलाहाबाद में, क्यों मार दिया गया? विटनेस तो उमेश पाल भी था ना, क्यों मार दिया गया? इसीलिए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं। आपको ये कह रहे हैं कि उमेश पाल वाला हश्र आपका हो सकता है? अब इसको किसने देखा? मतलब ये आपको डर है? बिल्कुल डर है, प्रयास तो यही जारी है। कि क्या मांग है इस खतरे को देखते हुए? आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? सुरक्षा, जो भी आईबी ने कहा हो, जो भी आईबी ने डायरेक्शन दिया हो, अगर कहा है तो सुरक्षा देनी चाहिए। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला। वहाँ आप जा पाते हैं या वहाँ जा ही नहीं पाते हैं? फिलहाल तो 10-12 साल से नहीं गया हूँ। आप 10-12 साल से कुंडा नहीं जा सकते हैं? अपने घर नहीं जा सकते? नहीं गया हूँ। ऐसा क्यों?
अब जान का खतरा है तो क्या मतलब वहाँ जाने से। जो इसमें जो पैसे आए हैं, जो जिनको इससे फ़ायदा मिला है, उनको क्या सैकड़ों करोड़ का इससे, जिसे हम रिश्वत की रकम कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक मनी कहते हैं, क्या वो उसकी क्या वर्थ है? क्या सैकड़ों करोड़ हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया? आप ये कह रहे हैं उस समय के खाद्य मंत्री राजा भैया की सब कुछ जानकारी में था ये सब जो कुछ हुआ है, तो इसमें कितना मुनाफा इन्होंने कमाया है ब्लैक मनी इस तरह से, कुछ आपको आइडिया है? अनुमानता ये टोटल उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का है। इसमें से कितना कमाया होगा आप, क्योंकि आप जानकारी में हैं चीज़ों की, आपकी आंखों से गुजरा है इसलिए पूछ रहा हूँ। लगभग 100 करोड़ का मामला होगा। ये 100 करोड़ एक ही घर में गए? हाँ, लगभग होगा इतना, पक्का बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे क्लियर पूछूं, ये जो नोट शीट आपने तीनों दी हैं, ये तीनों नोट शीट रघुराज प्रताप सिंह से जुड़ी हुई? हाँ, उन्हीं जुड़ी है। हाँ, उन्हीं, तकरीबन 100 करोड़ लगभग। तो राजीव यादव एक्सक्लूसिव, आपने उनका वो इंटरव्यू सुना जिसमें वो सीधे सीधे अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, और हमारे साथ उनसे बात करने वाले हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए, और ये वो गवाह हैं जो उत्तर प्रदेश का चर्चित घोटाला जिसमें हजारों करोड़ की बात हो रही है, जो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मेरी जान को खतरा है राजा भैया से। देखिए शिरीन, सबसे अहम बात है कि गरीबों से लूट है। आप सोचिए, जो बीपीएल कैटेगरी के गरीब हैं उनके लिए जो अनाज आवंटित होता है उसमें ये गबन हुआ है, और ये इतना बड़ा घोटाला है शिरीन कि वो विदेशों तक में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में उसको बेचा गया है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, राजा भैया के खिलाफ जांच चल रही है, और ये सब कागजों में। और ये राजीव यादव राजा भैया के खिलाफ सीबीआई की स्टार विटनेस हैं, हमारे पास इसके दस्तावेज हैं, और ये सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंप चुके हैं, जिसमें कि राजा भैया को जो इनके मुताबिक जो अवैध उगाही की है सैकड़ों करोड़ की, उसका ब्यौरा है। इनका कहना है कि इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, और उमेश पाल जैसा हश्र हो सकता है। देखिए, उमेश पाल भी गवाह था, और उसको इसी प्रयागराज में मार दिया गया था, अतीक के मामले में गवाह था। तो इनका कहना है कि मैं दूसरा उमेश पाल हो सकता हूं, वही मेरे साथ भी हो सकता है। राजा भैया बाकायदा सर्विलांस करा रहे हैं, राजा भैया जान से मरवा सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि गरीबों से जो लूट है, ये महालूट का ये गवाह है, और इसके पास सारे ब्यौरे हैं, सारे डिटेल हैं। और इसका ये कहना है कि अगर मुझे राजा भैया मार देते हैं तो ये केस समाप्त हो जाएगा, जैसा कि कोशिश उमेश पाल वाले मामले में की गई है। तो सीबीआई की जांच के दौरान ये मामला हो रहा है, और ये आंखों देखी बयां किया है शिरीन किस तरह से ये महा घोटाला किया गया है, जिसमें कि राजा भैया आरोपी हैं, गरीबों से लूट हुई है, उसका पूरा ब्यौरा ये सामने रख रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरे हर एक मूवमेंट की जानकारी राजा भैया को होती है, मैं कहां जाता हूं, कहां नहीं जाता हूं, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सर्विलांस करा रहे हैं राजा भैया। उनको जो ये धमकियां मिल रही हैं, क्या फोन कॉल के जरिए मिल रही हैं, उनको चिट्ठियां पहुंच रही हैं, क्या आधार बताया उन्होंने? देखिए, अलग अलग तरह से उनको ये धमकियां मिली हैं शिरीन। उन्होंने बाकायदा यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इसी 20 अगस्त को, ये जो 20 अगस्त बीता है, बाकायदा चिट्ठी लिखी है, पूरा ब्यौरा अटैच किया है, और उनको पहले भी सिक्योरिटी के लिए मांग उठ चुकी है, उसका भी ब्यौरा अटैच किया है। उन्होंने उसमें वो नोट शीट जो उन्होंने सीबीआई को सौंपी राजा भैया के खिलाफ शिरीन, जिसमें कि राजा भैया को जो उनका आरोप है, जो इस खाद्यान्न घोटाले से जो अवैध कमाई हुई है उसका ब्यौरा, उस पर साइन है, सोचिए, जो इनका दावा है, और उस साइन में सिग्नेचर हैं राजीव यादव के, और राजा भैया के भी सिग्नेचर हैं। तो प्राइम विटनेस हैं। इनका यह कहना है, इसीलिए लगातार मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा है, और उमेश पाल जैसा हश्र का मतलब यह है कि गरीबों से ये महालूट है, इसका खुलासा होगा, इसमें सजा होगी, तो पूरा राजा भैया का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए मुझे खत्म करने की कवायद की जा रही है, ये संगीन आरोप लगाया है इन्होंने, और बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को चिट्ठी भी लिखी है। गंभीर आरोप राजीव यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और सब कुछ ये कहा जा रहा है कि कैसे मेरे ऊपर नजर बनी हुई है। हमारे साथ वीरेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और वो राजा भैया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहा है। अभिषेक, आप रहिएगा, वीरेश का भी एक रुख कर लेते हैं। वीरेश, ये गंभीर आरोप, और सीधे सीधे राजीव यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे राजा भैया से जान का खतरा है, मेरा हश्र वो भी हो सकता है जो उमेश पाल का हुआ है।
देखिए, ये अति सुरक्षित कैंट का इलाका है और रामायण ये घर है। इस बेंगलो का नाम है रामायण और राजा भैया का ये घर है। राजा भैया यहाँ रहते हैं और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं प्रतिक्रिया लूँगा राजा भैया का। उनके गार्ड MP मौर्य से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजा को आपके बारे में बता दिया गया है, वो फिलहाल आराम कर रहे हैं और जब आराम करके उठेंगे तो वो बात करेंगे। मैंने अपना नंबर भी नोट करवाया, रजिस्टर पर बाकायदा उन्होंने नंबर भी नोट किया, साथ ही साथ मेरा नाम भी नोट किया। मैंने कहा कि आप उन्हें बता दीजिए, वो पहले उनको बता चुके हैं राजा भैया को। मैंने चाहा कि इस पूरे मामले पर राजा भैया का रिएक्शन लिया जाए, प्रतिक्रिया लिया जाए और उनसे इस बारे में जानकारी लीजिए। राजा भैया का बंगला है रामायण, बहुत अति सुरक्षित इलाके में, बहुत बृहद है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, तमाम तरह के गार्ड्स यहाँ पर हैं। और जो आपने आरोप की बात की थी वो उसकी जांच CBI कर रही है। CBI उसकी जांच कर रही है। जब मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे खाद्यान्न के राजा भैया, उस वक्त का ये घोटाला है, ये करीब 3 लाख करोड़ का घोटाला है। गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी की गई, ऐसा CBI जांच कर रही है। इसमें करीब 100 करोड़, मेरी जानकारी में, जैसा कि जो राजीव यादव हैं उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी में उस समय के खाद्यान्न मंत्री राजा भैया के पास गए, जिसकी नोट शीट मैंने CBI को दी है। नोट शीट पर राजा भैया के दस्तखत हैं, इसलिए मुझे जान से मारने की बात है। मेरा सर्विलांस किया जा रहा है, मेरे फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हमने सोचा, यानी ABP न्यूज़ ने सोचा कि राजा भैया के घर पर पहुंचकर प्रतिक्रिया ली जाए। वीरेश, आप कोशिश कीजिए कि प्रतिक्रिया मिल जाए आपको कि आखिर इन गंभीर आरोपों पर राजा भैया की तरफ से क्या कहा जाता है। और बड़े और गंभीर आरोप राजीव यादव की तरफ से लगाए गए हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। खाद्यान्न घोटाले में CBI के गवाह यानी राजीव यादव जो राजा भैया पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, राजा भैया से मुझे धमकाया जा रहा है। अभिषेक, आपके पास फिर से आते हुए, क्योंकि सीधे ये कह देना कि जो उमेश पाल के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है और कब हो जाए कुछ नहीं पता, ये गंभीर आरोप है राजीव यादव का। वो चिट्ठी लिखने की भी बात कर रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या उनके आरोपों की पड़ताल की जाएगी? क्या होना है आगे? देखिए, उन्होंने शिरीन चिट्ठी लिख दी है इसी 20 अगस्त को जो बीता है। उन्होंने यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को बाकायदा लिखा है और उसमें अटैच किया है। CBI ने जो उनको एज ए विटनेस बुलाया है उसका ब्यौरा अटैच किया है। जो उन्होंने अपनी नोट शीट दी है CBI को जिसमें कि राजा भैया के सिग्नेचर है, गरीबों से जो लूटी हुई रकम है जो कि वो क्लेम कर रहे हैं राजा भैया के पास जो गई है, उसका पूरा ब्यौरा है। और एक अहम बात, प्रशासन, हमारी जानकारी ये है कि प्रशासन को मिल गया है, प्रशासन इस पर और जानकारी जुटा रहा है। और एक अहम बात ये बताऊं मैं शिरीन आपको कि हमने राजा भैया को भी बाकायदा ईमेल किया उनका पक्ष जानने के लिए। राजा भैया से हमने ये पूछा कि आपके खिलाफ जो CBI का गवाह है राजीव यादव, जो कि कभी आपका PRO रहा है, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमने ये भी बताया कि बाकायदा उन्होंने CBI को जो साक्ष्य सौंपे हैं उसका भी जिक्र किया है। राजा भैया ने हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने उनसे कोशिश की है कि राजा भैया बात करें, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही वो बात करेंगे उनका पक्ष भी सामने रखा जाएगा। लेकिन बहुत ही एक गंभीर आरोप है और आरोप इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है शिरीन क्योंकि CBI का गवाह है और मामले की अभी भी CBI जांच चल रही है। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरी है कि राजा भैया की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आए। जैसे ही जानकारी आपको मिलती है अभिषेक, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बात करेंगे अब गाजियाबाद की, जहां कुत्ते के काटने के बाद एक बच्चे की मौत पर अब एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की है FIR। कल रेबीज से शावेज की मौत हो गई। 45 दिन पहले शावेज को कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन सबसे हैरान इस मामले में यह बात करती है कि शावेज ने डर की वजह से अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बताई और आखिरकार देखिए 45 दिन बाद पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया, रेबीज फैल गया और बच्चे को बचाया नहीं जा सका। यह हैरान करने वाली, झकझोर देने वाली और साथ ही हर माँ बाप को सोचने वाली खबर सामने आ रही है। लेकिन इसमें जिस तरीके से अब मामला भी दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हो गई है, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है, बताएंगे मेरे सहयोगी अहमद बिलाल। बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि शाहवेज को पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले जो है वो एक कुत्ते ने काटा था, जिसकी बात जो है उसने शुरुआत में जो है परिवार वालों से छुपाई। 5 दिन पहले जब लक्षण जो है वो शाहवेज में देखने लगे, जिसमें पानी से डर हो गया या फिर जो शाहवेज जो है वो अंधेरे में रहना चाहता था, चिड़चिड़ा हो गया था, तब इसके बाद जो परिवार वाले हैं वो उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल, GTP अस्पताल, कई अस्पतालों के चक्कर काटता है परिवार, लेकिन आखिर में हर जगह से उसे जो है वो मायूसी हाथ लगती है और
कल जब जो है बुलंदशहर के एक वैद्य के पास से वापस आते वक्त जो है वो पिता की गोद में ही शाहवेज की जो है मृत्यु हो गई है। पूरे मामले पर पुलिस ने जो है FIR दर्ज करके 4 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है, जिसमें चरण सिंह कॉलोनी जहां पर ये परिवार रहता था वहां पे जो एक आरोपी है महिला, वो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा था। आपको ये भी बता दें कि नगर निगम की तरफ से भी इस महिला को जो है वो नोटिस भेजा गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो है वो जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि जो है वो कुत्ता अगर किसी को जो है डॉग पालना है तो उसका वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों कराना अनिवार्य होता है। तो नगर निगम की तरफ से भी नोटिस जो है वो दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अपना जवाब जो है वो दाखिल करी, नहीं तो 5,000 रुपए का जुर्माना भी जो है वो भरने को तैयार रहेंगी। तो काफी झकझोर देने वाली घटना जो है वो ये जरूर सामने आई है। और पिछले दिनों अगर की हम बात करें तो दिल्ली NCR में जो है वो इस तरीके की घटनाएं जो है वो काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में रेबीज से शाहवेज की मौत हो गई, तो दूसरी तरफ जिले में कुत्तों के आतंक की एक और तस्वीर देखने को मिली है। विजयनगर थाना इलाके के ही मिर्जापुर में एक बच्ची पर कुत्तों ने अटैक कर दिया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना 6 जुलाई की बताई जा रही है, जिसका CCTV फुटेज सामने आ गया है। और आप देखिए किस तरीके से बच्ची को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया कुत्ते ने काटकर। गंभीर हालत में उसे ले जाया गया अस्पताल और ये CCTV में रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे में देखिए, शौकिया तौर पर अगर आप कुत्तों को पाल भी रहे हैं तो कम से कम ये भी ख्याल रखें कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, इस तरह की घटनाएं रुकें। बहरहाल इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।